हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं पॉलिटी के सारे लेक्चर जो लक्ष्मीकांत से रिलेटेड है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कोई भी पॉइंट्स मेरे द्वारा छोड़ा नहीं जाएगा। हर एक चीज मैं डिस्कस करूंगा लाइन बाय लाइन और एक्स्ट्रा आपको चीजें प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं वो चीज़ें बताते हैं जिससे बच्चा फँस जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास डाउट क्लियरिंग करने के लिए आए, मगर हम ऐसा यहाँ नहीं करेंगे। तो उसी दिशा में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। आगे डिस्कस करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये हमने एक्ट डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अब ये जो एक्ट आप डिस्कस कर रहे हैं ये अमेंडिंग एक्ट 1781 है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जानना बहुत जरूरी है कि अमेंडिंग एक्ट क्यों आया। देखो वाई मैंने आपको पहले भी बताया, हर चीज में आप वाई लगाइए और उससे रिलेटेड इंटरनेट से पूछिए या मुझसे डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछिए या मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद 1773 एक्ट में हमें अमेंडमेंट लाना पड़ा 1781 में। तो मैं आपको ये बताता हूँ पहले ये अमेंडमेंट क्यों लाए गए। देखो क्या हुआ था, 1774 में एक चार्टर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट स्टेबलाइज किया गया। कहाँ पर? कलकत्ता में। और ये होल बंगाल में अपनी वर्डिक्ट देता था। तो इससे परेशान होकर गवर्नर जनरल की काउंसिल ने क्या किया कि अमेंडमेंट लाने पे मजबूर किया। किसे? गवर्नमेंट को, ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट क्यों लाई? ताकि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसके डिसीजन में जो रेवेन्यू मैटर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस ना कर पाए। तो यहाँ पर इस एक्ट के लाने के पीछे रीजन क्या रहा कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, देखो मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ये मैंने आपको बताया था। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? हमारे वॉरेन हेस्टिंग जी। तो इसलिए क्या हुआ, इसकी इंटरफेरेंस ज्यादा से, और उसके द्वारा एक चीज और बनाई गई थी, गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई थी जिसमें से 4 मेंबर होते थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर और रेवेन्यू मैटर में जो भी डिसीजन चाहिए उसमें मेजॉरिटी वोट चाहिए होता था। ठीक है। तो जो मेजॉरिटी वोट चाहिए होता था, उस मेजॉरिटी वोट में क्या होता था, कभी कभी गवर्नर जनरल की बहुत किरकिरी हो जाती थी। क्या होता था, उनके विरोध में वोट चला जाता था। तो हम आगे एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से गवर्नर जनरल की पावर और बढ़ाई गई। कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं तभी आपके यहाँ गवर्नर जनरल बनूंगा जब मेरी वीटो होगा। वीटो का क्या मतलब होता है कि आप अगर गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 मेंबर हैं और 2-2 से डिवाइड डिसीजन इक्वेट हो गया है, या 3-1 से डिसीजन मेरे विरोध में चला गया है, तब भी मैं अपने फेवर में उसे ले सकूं। तो वीटो का मतलब होता है कि आप किसी भी डिसीजन में रोक लगा सकें। जैसे इज़राइल और गाज़ा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब पैलेस्टाइन और गाज़ा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो चाइना अगर गाज़ा के फेवर में वोट डालता है तो अमेरिका क्या करता है, तुरंत के तुरंत जो है इज़राइल के फेवर में वोट डाल देता है या वीटो कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी चीज़ पास नहीं हो पाती है और वो उस कंट्री के फेवर में चली जाती है जिसने वीटो किया है। फेवर में तो नहीं जाती है सिक्योरिटी काउंसिल में, मगर यहाँ पर क्या होता है, फेवर में चली जाती है। मगर सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, जो अगेंस्ट में इज़राइल के जाने वाला है, वो अगेंस्ट में ना जाकर वो वहीं पर इक्वेट हो जाता है और उससे आगे कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पुरानी चीज़ें रिवीज़न कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से सोच लीजिए कि बार-बार आप जो चीज़ें सुनेंगे, वो ज़्यादा याद रहेंगी। आप ये मत सोचिए कि सर ने यार ये पिछली लेक्चर में तो बताया था, फिर से बताने लगे। नहीं, आप बार-बार सुनिए। जब वो बार-बार सुनेंगे तो प्रीलिम्स में वो चीज़ें याद आएँगी। आप जितना ज़्यादा रिवीज़न करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी डाउट क्लियर होंगे। और आप जितना एक चीज़ पर रुके रहेंगे, सोचेंगे अरे इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले, ऐसा नहीं होता यूपीएससी की तैयारी में। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न कीजिए, ठीक है? अब ये पर्सनल लेक्चर काफ़ी हो गया।
अब इसमें हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में क्या हुआ। देखो, गवर्नर लिखा है, एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैंने बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट जो जुरिडिक्शन देता था, उसकी जो वर्डिक्ट थी, उससे गवर्नर जनरल काउंसिल को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। मतलब वो अपने डिसीजन सेल्फ दे सकता है, और गवर्नर जनरल की काउंसिल के डिसीजन में वो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। देखो लिखा है आगे भी, सर्वेंट जो थे वो कंपनी के, उसकी जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल एक्शन को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी, सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था, उसको नैरो डाउन कर दिया गया। अब क्या कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट? केवल कलकत्ता में जो है अपनी वर्डिक्ट दे सकती थी, जो सिविल मैटर हो गए, जो अनऑफिशियल मैटर हो गए। तो ये देखो, एक्सक्लूड द रेवेन्यू मैटर, सुप्रीम कोर्ट के जो रेवेन्यू मैटर थे, उससे सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल की काउंसिल अपर एंड पर आ गई, और सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन रेवेन्यू मैटर से हटा दी गई। ठीक है। अब क्या है, जो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देता था, वो सब खत्म कर दिया गया। अब क्या किया गया कि कलकत्ता, जो पूरा बंगाल प्रोविंस है, उसमें छोटा सा रीजन है कलकत्ता, उससे रिलेटेड केवल वर्डिक्ट देगा। और ये भी वर्डिक्ट कैसे दिए जाएंगी? हिंदू लॉ को, हिंदूज के लिए हिंदू लॉ इंप्लीमेंट किए जाएंगे, और मुस्लिम के लिए मोहम्मदन लॉ इंप्लीमेंट किए जाएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट नैरो डाउन होती चली गई। ठीक है। आगे हम क्या देखेंगे कि आगे पॉइंट क्या दिया गया है कि अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट। अब क्या है यहाँ पर, प्रोविंशियल कोर्ट से अपील जो है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में जा रही है, ना कि सुप्रीम कोर्ट में जा रही। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो लर्न होना ही चाहिए आपको। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, देखो आज भी क्या होता है कि अपील जो है हमारे स्टेट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती है, हैं? या फिर आपके छोटे लोअर कोर्ट से जो है स्टेट कोर्ट में जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोविंशियल कोर्ट से जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, वहां पर अपील जा रही है, ना कि सुप्रीम कोर्ट में जा रही। तो ये आप याद रखना, इसीलिए ये मैंने रेड से भी किया है यहाँ पर। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको लर्न कर लेना। एक बार और बता दे रहा हूँ, पहले क्या होता था, अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती थी प्रोविंशियल कोर्ट से। अब प्रोविंशियल कोर्ट से अपील ना होते हुए जाते हुए, सुप्रीम कोर्ट से ना जाते हुए, गवर्नर जनरल की काउंसिल में जा रही है। आप एक एग्जांपल लीजिए, जो नए स्टूडेंट है उनको समझ में आएगा, जो पुराने स्टूडेंट है उनको रिवीजन हो जाएगा। देखिए क्या है, मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है, प्रोविंशियल कोर्ट है, यहाँ पर मेरा कोई जमीन से रिलेटेड विवाद है। अब मैं इस विवाद में जो मुझे सेटिस्फेक्शन है दो लोगों के बीच में, ए और बी के बीच में, ए वर्डिक्ट जीत गया, बी हार गया। अब बी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मगर अब सुप्रीम कोर्ट में अपील ही नहीं जा रही है प्रोविंशियल कोर्ट से, गवर्नर जनरल की काउंसिल में जा रही है। अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में अपील जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर करप्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये अमेंडिंग एक्ट में प्रोविजन थे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। बताओ, प्रोविंशियल कोर्ट के लिए रेगुलेशन कौन बना रहा है? भाई गवर्नर जनरल काउंसिल बता रहा है। देखो मैंने आपको इसीलिए, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गवर्नर जनरल काउंसिल कहाँ से आई थी, 1773 में आई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। और ये गवर्नर जनरल की काउंसिल में चार मेंबर होते थे, इसमें मेजोरिटी से वोट होता था। ये चीज आपकी क्लियर होती चली जाएगी, मैं आपकी कोई भी क्लियरिटी में कसर नहीं छोड़ूंगा। आप बस मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए लोगों में। ठीक है। कोई भी चीज मोल नहीं होगी, सब फ्री इनिशिएटिव होंगे। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, which of the following statement is correct regarding गवर्नर जनरल काउंसिल? गवर्नर जनरल की काउंसिल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है। पहला क्या कह रहा है, गवर्नर जनरल हैड वीटो पावर ओवर काउंसिल डिसीजन। बिल्कुल गलत। मैंने आपको बताया कि वीटो पावर यहाँ गवर्नर जनरल के पास थी ही नहीं। ये 1784 में आएगी, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस बोलेंगे भाई मुझे वीटो पावर
चाहिए, तब आपके यहाँ मैं गवर्नर जनरल बनूँगा, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर होगा, ठीक है? आगे क्या बताया गया है कि काउंसिल हैड 5 मेंबर इंक्लूडिंग गवर्नर गलत मैंने आपको बताया काउंसिल में 5 मेंबर नहीं होते थे, काउंसिल में 4 मेंबर होते थे और मेजॉरिटी डिसीजन होता था, वीटो पावर नहीं थी। अगला पॉइंट क्या है? गवर्नर जनरल वाज़ बाउंड बाय मेजॉरिटी डिसीजन ऑफ द काउंसिल बिल्कुल करेक्ट। कितनी बढ़िया क्वेश्चन है मतलब यहाँ से देखो हमें पता क्लैरिटी हो जाती है कि गवर्नर जनरल काउंसिल होती क्या है। देखो आपको ये अभी चीज़ ईज़ी लगती होगी कि गवर्नर जनरल काउंसिल सर इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? आपको बात को ये ही समझ में नहीं आएगा गवर्नर जनरल काउंसिल आई कौन से एक्ट से? अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेगा तो आप भूल जाओगे, तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला पॉइंट क्या है? काउंसिल हैड नो रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल गलत। एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो रोल करता था काउंसिल। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या बना? द गवर्नर जनरल वाज बाउंड बाय मेजॉरिटी डिसीजन ऑफ द काउंसिल ठीक है। ये चीज हमें लर्न कर लेना है और कोई भी कंफ्यूजन है मैं जरूर डिस्कस करूंगा, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स was frequently overruled by his executive council due to lack of veto power। वाह, मतलब कह रहा है कि गवर्नर जनरल में वीटो पावर नहीं थी, इसकी वजह से कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिसको ज्यादा से ज्यादा बैकलैश सहना पड़ा, ओवर रूल्ड होना पड़ा। तो पहला देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, दूसरा लॉर्ड डलहौजी है, वॉरेन हेस्टिंग है, वो लॉर्ड वेलेस्ली। देखो मैंने इसका जिक्र किया, इसका जिक्र किया, इसका तो अभी जिक्र किया ही नहीं है, आगे कंफ्यूजन आपका बढ़ता चला जाएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तो राजा थे, बोले मैं वीटो पावर चाहिए भाई, वीटो पावर दोगे तभी मैं आपके अमेंडिंग एक्ट और इसमें आऊंगा, मेरी पावर ओवरऑल होना चाहिए, मुझे बोर्ड से मतलब नहीं है। तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस गलत हो गया, वॉरेन हेस्टिंग को ओवर रूल्ड किया गया कई बार। काउंसिल क्या करती थी? कोई भी वीटो 4 मेंबर थे, काउंसिल कोई भी अगर मैटर आया तो 3-4 3-1 से कभी वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट में चला गया, कभी-कभी 2-2 से इक्विट हो गया। तो इस तरह से उन्हें बैकलैश सहना पड़ता था। अब आगे जो फ्यूचर में हम एक्ट डिस्कस करेंगे उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट का। क्या कह रहा है? टू एनहांस authority granted to the Governor General by the Pitt's India Act enabled Lord Cornwallis to implement which of the following major reform। कह रहा है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से पावर बढ़ाई गई, उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें इंप्लीमेंट करने की अथॉरिटी दी गई, उसमें कौन कौन से मेजर रिफॉर्म किए गए? देखो इसमें क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पीनल एक्ट एंड पुलिस, स्टेबलाइजमेंट ऑफ फेडरल कोड, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम बिल्कुल गलत। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ये 1909 के एक्ट से आएगा, जो पुराने स्टूडेंट है उन्हें ये रटा हुआ होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पीनल एक्ट ये भी नहीं है इसमें, ये बाद को आएगा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे आगे जो है इंप्लीमेंट शायद लॉर्ड हेस्टिंग इंप्लीमेंट करेंगे। स्टेबलाइजमेंट ऑफ फेडरल कोड इन इंडिया ये भी गलत है, ये 1935 के एक्ट से आया। तो ओवरऑल क्या बचा? परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। तो इस तरह से देखो यहाँ पर आगे मैंने आंसर भी दे दिया लास्ट क्वेश्चन का, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो इस तरह से ये एक्ट डिस्कस किया गया, कोई भी चीज नहीं छोड़ी गई है। आपको अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइए, बुरा लेक्चर लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, गंदा लेक्चर लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसमें रिफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।